नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जहां पर बड़ी जानकारी इस वक्त ये दे कि उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के डाटा अब आसानी से साझा किए जाएंगे। विभागों का डाटा जो है वो आसानी से अब साझा हो सकेगा। बड़ी जानकारी और बनेंगे मुख्य डाटा अधिकारी। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के डाटा अब आसानी से साझा हो सकेंगे और इसकी राह आसान बनाने के लिए आईटी विभाग ने उत्तराखंड स्टेट डाटा गवर्नेंस पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। और इस नीति के तहत हर विभाग का मुख्य डाटा अधिकारी नामित होगी और इस नीति के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट डाटा गवर्नेंस काउंसिल गठित होगी, जिसमें मुख्य सचिव या फिर सचिव आईटी बतौर सदस्य सचिव शामिल होंगे और ये राज्य के डाटा शेयरिंग संबंधित सभी मामलों पर नियंत्रण लेंगे। प्रमुख सचिव या फिर सचिव आईटी बतौर स्टेट डाटा ऑफिसर नामित होंगे, जो कि सभी विभागों में नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। और इसके बाद सभी विभागों में संयुक्त निर्देशक, अपर निर्देशक या फिर अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को बतौर चीफ डाटा अफसर नामित किया जाएगा, जो विभाग में इस नीति को लागू करेगा। हर विभाग के डिपार्टमेंट डाटा चैंपियन बनेंगे, जो कि चीफ को सपोर्ट करेंगे। डाटा कोऑर्डिनेटर भी नामित किए जाएंगे। एक एसओपी तैयार की जाएगी, जिसका सबको अनुपालन करना होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अब जो डाटा है वो आसानी से साझा किए जाएंगे। इसको लेकर नीतियां भी बनाई गई है और विभागों का डाटा जो है वो आसानी से साझा होगा। और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और हर विभाग में डिपार्टमेंट डाटा चैंपियन बनेंगे, जो कि चीफ के सपोर्ट करेंगे और डाटा कोऑर्डिनेटर में भी नामित किए जाएंगे। और एक एसओपी तैयार की गई है, जिसका सबको अनुपालन करना होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि विभागों के जो डाटा अब आसानी से साझा हो पाएंगे और मुख्य डाटा अधिकारी भी बनेंगे। और ऐसे में ये बड़ी बैठक के बाद से लगातार ये निर्देश जारी किए गए हैं और विभागों के डाटा अब आसानी से साझा होंगे और इसको लेकर एसओपी भी तैयार की गई है, जिसका सबको अनुपालन करना होगा। ये निर्देश दिया गया है और ऐसे में अब कर्मचारियों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि विभागों का डाटा आसानी से साझा हो पाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्य डाटा अधिकारी भी बनेंगे और ऐसे में जो नीति बनाना होगा वो आसान हो जाएगा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ करी जाफरी जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ निकलकर अपडेट सामने आई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसको लेकर एक एसओपी भी तैयार की गई है। अस्करी जी एक बार अपना सवाल रिपीट करेंगे अनीता आप? बिल्कुल। कहा जा रहा है कि यहाँ पर डाटा जो है वो आसानी से अब साझा किया जा सकता है। जो नीति बनाई जा रही है, विभागों के डाटा जो है आसानी से साझा हो पाएंगे। देखिए बिल्कुल अनीता, चूंकि अभी हाल ही में स्टेप लिया गया है, उत्तराखंड में अलग अलग विभागों के डेटा अब आसानी से साझा हो सकेंगे। इसकी राह बहुत ज्यादा इजी हो गई है पहले के मुकाबले। आईटी विभाग ने इसके लिए उत्तराखंड स्टेट डाटा गवर्नेंस पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इस नीति के हिसाब से अगर हम बात करें तो हर विभाग में जो मुख्य डाटा अधिकारी है वो नामित होंगे। इसके अलावा इस नीति के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट डाटा गवर्नेंस की काउंसिल का भी गठन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख सचिव और या सचिव आईटी बतौर सदस्य जो है इसमें जो है अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा जो राज्य स्तर के डेटा शेयरिंग संबंधी तमाम जो मामले हैं उस पर निर्णय भी कमेटी लेगी। इसके अलावा प्रमुख सचिव या सचिव आईटी बतौर स्टेट डाटा ऑफिसर नामित होंगे, जो सभी विभागों में नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे और ये तय करेंगे कि किसी भी विभाग का अगर डेटा लेना है या एक विभाग का डेटा दूसरे विभाग से शेयर करना है, उसकी इजाजत भी ये तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं वो देंगे। जी बिल्कुल। कहा जा रहा है कि एक एसओपी भी तैयार की गई है, तो क्या इस एसओपी में क्या कुछ खास है ऐसा? देखिए बिल्कुल, अगर हम इस पॉलिसी की बात करें तो इसमें ये खास है कि कई बार देखा जाता है जब एक विभाग की कोई डेटा लेने की बात आती है या डेटा शेयरिंग की बात आती है तो कई तरह की परमिशंस आड़े आती हैं। उसमें कहा जाता है कि भाई जो एचओडी हैं उनकी परमिशन लीजिए, जो अध्यक्ष हैं किसी भी विभाग के उनकी परमिशन लेनी होती है। तो इसमें कई बार जो जरूरी चीजें हैं या विकास कार्य हैं वो अटक जाते हैं। कई बार डेटा जो है वो वक्त पर नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में ये स्टेप लिया गया है और ये पॉलिसी तैयार की गई है ताकि आने वाले वक्त में उत्तराखंड के तमाम जो विभाग हैं उनके जो डेटा है उनकी शेयरिंग में प्रॉब्लम ना हो और एक पुख्ता ढांचागत नीति बनके तैयार।
तो ऐसे में अस्करी जी कह सकते हैं कि जो अधिकारियों के काम है वो काफी पारदर्शी तरीके से अब और भी ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल अनीता, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एक तरह की ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक विभाग दूसरे विभाग से लगातार कनेक्टिविटी में रहेगा और किसी भी तरह का अगर डेटा चाहिए होगा तो एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। कई बार जो विभाग होते हैं सरकारी, उनका एक दूसरे से काम चलता है, लेकिन कई बार डेटा नहीं हो पाता है, तो इसमें पुख्ता जो कह सकते हैं विकास नीति जो है नहीं बन पाती है, विकास के काम नहीं हो पाते हैं। कई बार जो सरकारी काम है वो लंबित हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे तमाम कामों की राह आसान होगी जो कई बार डेटा शेयरिंग की वजह से अटक जाते हैं। चलिए आगे भी आपको जानकारी लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। डेटा शेयरिंग को लेकर ये बड़ा निर्देश दिया गया है और ऐसे भी नीतियां भी लगातार बनाई जा रही हैं। परिवहन और पुलिस कर्मियों को अब सीज किए गए वाहनों को रखने के लिए अब थानों और चौकियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इसके लिए अब परिवहन विभाग से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि थाना चौकियों में नहीं रखे जाएंगे सीज किए गए वाहन। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, थाने में जब्त वाहनों का बोझ अब कम होगा। बड़ी जानकारी बता दें कि बढ़ते बोझ को देखते हुए उठाया गया है बड़ा कदम। बड़ी जानकारी और परिवहन विभाग ने चिन्हित की है भूमि। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लगातार अब जो परिवहन विभाग है वो हर संभागीय परिवहन कार्यालय और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों को निकट भूमि की तलाश कर रहा है और उद्देश्य ये है कि वाहन जो खड़े किए जा रहे हैं, इस कड़ी में विभाग ने हरिद्वार, ऋषिकेश और पौड़ी में जगह भी चिन्हित कर ली है। प्रदेश में पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा प्रतिदिन 4 से 5 हजार वाहनों का चालान किया जाता है और इसमें कागजात पूरे न होने वाले अथवा दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों को सीज किया जाता है और ऐसे में ये बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि जो भी अब वाहन है उन्हें थाने और चौकियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। थाने में जब्त किए वाहनों का बोझ अब कम होगा और ऐसे में इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अस्करी जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अस्करी जी, देखिए अनीता, बहुत बड़ी खबर है पुलिस महकमे के लिए, खास तौर से परिवहन विभाग के लिए। हम आमतौर से देखते हैं तमाम जो चालान की हुई गाड़ी हैं, चाहे इसमें 2 व्हीलर्स हों, 4 व्हीलर्स हों, वो सीधा थाने में खड़ी होती हैं और सालों सालों धूल फाकती है, लेकिन जब उनका ऑक्शन आता है उस वक्त उनकी नीलामी होती है। लेकिन ऐसे में आमतौर से देखा जाता है अनीता, तमाम जो थाने हैं या महकमे हैं पुलिस विभाग से जुड़े हुए, उनके पास बीघा 2 बीघा जमीन होती है और ऐसे में तमाम जो 4 व्हीलर्स हैं या 2 व्हीलर्स हैं, उनके खड़े होने का, उनके रखरखाव का इंतजाम पुख्ता नहीं हो पाता है। गाड़ी पर गाड़ी चढ़ी आपने देखी होंगी थानों में, तो कई बार जो गाड़ियों के मालिक होते हैं वो समय पर नहीं आते हैं गाड़ी को छुटाने या उनको रिलीज करने। कई बार ऐसा होता है कि जगह की कमी के चलते पुलिस सिर्फ जुर्माना लेकर गाड़ी को छोड़ देती है। तो ऐसे में एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है परिवहन विभाग। तमाम जो संबंधित विभाग के जो दफ्तर हैं उनके पास जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है। अभी पौड़ी, ऋषिकेश और हरिद्वार में इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, देहरादून में। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में अगर ये जमीनें खरीदी जाती हैं परिवहन विभाग के दफ्तर के पास, मान लीजिए आरटीओ का कार्यालय है या अन्य परिवहन विभाग का कार्यालय है, तो ऐसे बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं बहुत एक राह आसान होगी। तमाम जो चालान कटे हुए जो वाहन हैं उनको वहां पर खड़ा किया जा सकता है और आराम से जब भी वक्त हो सकता होगा उनकी नीलामी की जा सकती है। कई बार जो वाहन है वो खराब हो जाते हैं, अच्छी खासी कंडीशन के वाहन जो सीज किए जाते हैं, नई कंडीशन के वाहन जो सीज किए जाते हैं, उनको उनके मालिकान छुड़ाने नहीं आते हैं। तो ऐसे में गाड़ियां खराब हो जाती हैं, उनके रखरखाव की एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस महकमे पर आ जाती है। अभी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बहुत हल्की होने जा रही है। आने वाले वक्त में परिवहन विभाग जो है इसके लिए जमीनों का आवंटन कर रहा है और इसके लिए जमीनों के चिन्हीकरण की बात भी चल रही है, उसके लिए खाका भी तैयार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी तादाद में वाहन, जैसा कि आपने जिक्र किया, 4 से 5 हजार वाहनों के चालान काटे जाते हैं प्रदेश भर में, तो आप समझ सकते हैं 4 से 5 हजार वाहनों की खड़ा करने के लिए एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की हो जाती है। कई बार जो चोर हैं वो ताक लगाए बैठते हैं कि भाई हम चोरी कर लें, तो इन तमाम चीजों पर भी अंकुश लगेगा। अनीता, ऐसे में जो वाहन मालिक है अस्करी जी, उनके लिए भी ये राह थोड़ी आसान हो जाएगी क्या?
देखिए बिल्कुल अनीता, जाहिर है क्योंकि रख-रखाव अगर बेहतर होगा तो जो गाड़ियाँ जिन पर ज़ंग लग जाता है, बहुत खराब कंडीशन में हो जाती हैं, बारिश का पानी और तमाम चीज़ों से बचेंगी तमाम जो गाड़ियाँ होंगी। कई बार हम देखते हैं थानों में जब हम जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, तो हम देखते हैं थानों में तमाम गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियाँ होती हैं, उनके बिल्कुल। टायर्स, ट्यूब सब खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में एक कह सकते हैं बड़ा फ़ायदा उन तमाम लोगों को भी पहुँचेगा जिनकी गाड़ियाँ चालान काटे जाने के बाद थानों में जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर शेल्टर नहीं होता है। आमतौर से आप देखते हैं खुले खुले आसमान के नीचे वो आसमान में गाड़ियाँ होते हैं, होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ऐसे में थोड़ा सा वाहनों के भी सुरक्षित रह पाएंगे। और चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अस्करी जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह की सैर के दौरान स्थानीय लोगों से बात किया और पंत चौक स्थित एक टी स्टॉल पर खुद चाय बनाकर आमजन से जुड़े रहने का संदेश भी दिया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की जनता अब काम करने वाले नेतृत्व को अवसर दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक मजबूत वर्क कल्चर विकसित हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने डबल इंजन सरकार को सुशासन और पारदर्शिता का मॉडल भी बताते हुए कहा कि जनता भ्रामक बातों की बजाय ठोस काम को महत्व देती है और विकास के रास्ते पर देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, देश की जनता काम करने वाले लोगों को मौका दे रही है और देश के अंदर 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद एक वर्क कल्चर देश के अंदर आया है। और जहां भी देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में भी, उन सभी राज्यों में अब डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें विकास का मॉडल बन चुकी हैं, सुशासन का मॉडल बन चुकी हैं, पारदर्शिता का मॉडल बन चुकी हैं। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या अभी बिहार के अंदर हो, तो जनता ने जो है लगातार इन सरकारों को चुना है। अब देखिए, देश की जनता। देहरादून में राष्ट्रीय विधि दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों और आम जन को संविधान की शपथ दिलाई और संविधान की भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प भी कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से अधिक सुदृढ़ हुई है और सरकार नागरिक अधिकारियों की रक्षा के साथ साथ न्याय प्रणाली को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने सभी से संविधान का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन का आह्वान भी किया है। हरिद्वार में चाइनीज माझे के कारण लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। सप्तऋषि फ्लाईओवर पर एक गंभीर घटना घटी, जहां एक युवक बाइक से घर लौटते समय खतरनाक माझे की चपेट में आ गया। फ्लाईओवर पर अचानक माझा उसकी गर्दन में उलझ गया और धारदार माझे से उसका गला कट गया, जिससे वो सड़क पर गिर गया। मौके पर मौजूदा लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। घटना के बाद जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए चाइनीज माझे की बिक्री पर तत्काल रोक लगाना और शहर भर में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित माझा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसी जानलेवा घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं, जो ये चाइनीज मांझा जैसा जो चीज है, जिसकी वजह से कि काफी हादसे और स्पेशली टू व्हीलर्स आदि पर जो लोग सवार करते हैं, उस पर हादसे की जो घटनाएं होती हैं, उसको लेकर सभी एसडीएम्स को और पुलिस में सीओ को डायरेक्शन दिए गए थे। लगातार इस पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कल हरिद्वार और रुड़की में, भगवानपुर में, सभी जगह ऐसी हमने कुछ स्टोर्स आइडेंटिफाई किए जहां पर इसकी बिक्री भी हो रही थी। उन पर हम लोग विधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो सामान था उसको जब्त भी कर लिया है। इसके अतिरिक्त सभी व्यापार मंडलों से भी हम लोग के जो एसडीएम से वार्ता कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह का कोई भी सामान ना बेचे, जिससे कि किसी की दुर्घटना हो या किसी की जान माल को हानि हो। और सभी से अनुरोध है कि इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी सेल ना करें, और अगर कोई भी फिर भी इसके बाद भी बेचता हुआ पाया जाता है जिसकी वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई। जिलाधिकारी सवीन बंसल के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने सहारनपुर रोड माजार स्थित देवभूमि सीएससी सेंटर में और अचानक से ही निरीक्षण किया और छापेमारी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी और तहसीलदार
सदर सुरेंद्र देव के नेतृत्व में की गई। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते देवभूमि सीएससी सेंटर को सील करके ताला जड़ दिया गया। जनसेवा केंद्र पर निर्वाचन से संबंधित दस्तावेज भी मिले, लेकिन पूछताछ के दौरान केंद्र संचालक संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके। जिलाधिकारी सबीन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसेवा से जुड़े किसी भी केंद्र पर अनियमितता, उपभोक्ता शोषण या फिर पारदर्शिता की कमी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनहित सर्वोपरि है और सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा संघ निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा और इस दौरान प्रशासनिक टीम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से खबर है, जहां पर खटीमा रेंज, सुरही रेंज और साथ ही खिलपुरा रेंज के सभी स्टाफ के बीच विजिलेंस प्रोटेक्ट फोर्स के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई, जो कि पूरे प्रदेश के लिए WWF के सहयोग से गठित किया गया था और इस फोर्स में भाग लेने वाले ग्रामीणों को वन्यजीव संघर्ष से बचने के तरीकों की प्रशिक्षण दिया गया है और जब तक भी इनकी सहायता की जरूरत होगी तो WWF की तरफ से सहायता प्रदान की जाएगी, क्योंकि वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए स्थानीय ग्रामीणों की जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो प्राथमिक स्तर पर गांव और जंगल के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और सबसे पहले सूचना इन्हीं के पास जाती है। और इस फोर्स में लगभग 50 से 100 ग्रामीणों में से 3 से 4 लोगों को हर गांव में चुना गया है, जिन्हें एक टीम में शामिल किया गया है, जो किसी भी संघर्ष की स्थिति में तुरंत ही सूचना विभाग तक पहुंचाती है। और इस संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान संघर्षों की स्थिति और इस टीम को और मजबूत बनाने की उपयोगों पर चर्चा हुई। साथ ही वन विभाग की तरफ से ग्रामीणों को लाइट भी प्रदान की गई है और इसमें मेंटेनेंस के लिए कम शुल्क जैसे प्रतिमाह 10 रुपये प्रति घर इकट्ठा करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे साल भर में इसका रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकेगा। उच्चाधिकारी के निर्देश पर WWF की टीम द्वारा यहाँ पर खटीमा रेंज में एक हमारा KKS कॉरिडोर है, जिसमें खटीमा, किलपुरा और सुरई रेंज 3 रेंजों का KKS कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें हमारे वन्य प्राणियों का मूवमेंट लगातार बना रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा हाथी कॉरिडोर भी पुराना रहा है, तो इस संदर्भ में जो समीपी गांव हैं, उन गांवों के लोगों के साथ जो हमारा वन्यजीव संघर्ष की स्थिति आती है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन की जो स्थिति आती है, उसको रोकने और उसको कम करने के लिए VVPF नाम से हम लोगों ने एक ग्रामीण लोगों को जोड़ते हुए विलेज वॉलेंट्री प्रोटेक्शन फोर्स नाम से कुछ लोगों को इसमें नॉमिनेट किया है। आज उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए और उनको जागरूकता और उनको एक्टिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। आज की जो कार्यक्रम थी, हमने विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स जो पूरे उत्तराखंड में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और WWF के सहयोग से बनाया गया है। इसमें WWF का जो पार्टिसिपेशन रहता है, हम इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और वन्यजीव संघर्ष से बचने का जो तरीके होते हैं वो उनको बताते हैं। डिपार्टमेंट के तरफ भी हमारा रोल रहता है कि इनको कुछ अगर मदद की ज़रूरत होती है तो हम WWF की तरफ से वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स बहुत ही ज़रूरी होता है वन्यजीव का जो संघर्ष है इसको रोकने के लिए, क्योंकि ग्रामीण ही होते हैं। उच्चाधिकारी के निर्देश पर खटीमा गल्ला मंडी समिति के धान केंद्रों में किसानों के साथ उत्पन्न समस्या ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। धान तौल की शुरुआत सुबह 9 बजे होती थी, लेकिन 9:30 बजे तक भी तौल शुरू नहीं हो सकी और अब मीडिया वहां पर पहुंची तो कर्मचारियों ने अधिकारियों को सूचना दी, जिसके आने के बाद ही तौल की प्रक्रिया शुरू हुई। अधिकारियों ने बताया कि लेबर अभी नहीं पहुंचे क्योंकि कल छुट्टी थी। किसानों ने कहा कि टोकन मिलने के बावजूद उनकी तौल नहीं हुई और कई किसानों ने ये भी बताया कि कामकाज जमा करने के बाद भी तौल के लिए कॉल नहीं आया है और इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि वो समय पर कार्यकाल पहुंचे और लेबर की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि तौल प्रक्रिया बिना देरी के चल सके और इससे किसानों की समस्या पर लाभ मिलेगा और सरकार की धान खरीद प्रक्रिया भी सुचारू होगी। खाद्य विभाग के 3 सेंटर हैं और UCF के भी 3 सेंटर हैं। उनमें जो है
खादी विभाग के क्रय केंद्रों पर सुबह 9 बजे से तोड़ शुरू होती है, शाम के 5 बजे तक निरंतर तोड़ जारी है। हुआ क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, लेबर काम कर रही है, काम शुरू हो गया। सॉरी और कब आए आप लोग? शाम को आए हैं। तो आप लोगों का तुलाई भी शुरू नहीं हुआ है? अभी तौल नहीं हुई है। अभी क्या टाइम हो रहा है? साहब टाइम को तो जानकारी नहीं। 9 बज गए साहब, 9:15 हो गए। 9:15 हो गए। अभी कोई नहीं आना है? अभी कोई नहीं आया साहब। आपका नाम? मेरा नाम बलराम सिंह है। खादी विभाग के 3 सेंटर हैं और उत्तरकाशी में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की नवनिर्वाचित सचिव किरण वर्मा रतौला का यमुना घाटी में स्थानीय पत्रकारों और सामाजिक संगठनों ने भव्य स्वागत और सम्मान किया। इसके साथ ही किरण वर्मा के आगमन पर पत्रकार समुदाय में हर्ष का माहौल था। जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष सुनील साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पत्रकारों ने उनकी स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में किरण रतौला ने कहा कि राज्य में क्रिकेट प्रतिभाओं के उज्जवल भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने युवाओं और विशेषकर युवतियों को क्रिकेट में आगे आने के लिए प्रेरित करते हुए महिला खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। केंद्र सड़क और परिवहन राज्य मंत्री इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और इस दौरान अल्मोड़ा पहुंचकर उन्होंने जनपद के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और जन समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि उत्तराखंड में PMGSY और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में PMGSY की 203 सड़कों के निर्माण के लक्ष्य को 30 सड़कों पर ट्रेंड प्रक्रिया जारी कर दी गई है और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की डबल लेन करने के लिए DPR तैयार कर ली गई है। सड़कों के चौड़ीकरण के बाद यातायात का नया आयाम स्थापित होंगे और आम जनता को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी। PMGSY 4th फेज में हमारे लगभग 230 वर्क हैं, जिसमें से 30 वर्कों के हमारी DPR वगैरह होते हुए सेंक्शन होनी है और बहुत जल्दी हम 30 रोडों के टेंडर यहाँ लगा देंगे। और नेशनल NHAI के हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के, उस पर भी हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस और जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई है वो तत्काल हो जाए, तो हम तत्काल इस पूरी रोड को अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर उरियारी होते हुए इसको 2 लेन कर रहे हैं। इसका बजट हमने प्रोविजन कर दिया है। PMGSY 4th फेज। उत्तराखंड में अल्मोड़ा पहला जनपद बन गया है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पटरी पर लाने के उद्देश्य से रेफरल मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इन समितियों की समीक्षा जिला अधिकारी ने की। और इसके साथ ही पिछले 1 महीने में अल्मोड़ा के जिले और बेस अस्पताल में करीब 13,000 मरीज उपचार के लिए पंजीकृत हुए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान जिला अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि सभी अस्पतालों में जच्चे बच्चे के मामले का सुव्यवस्थित डेटा रखा जाए और साथ ही आपात स्थिति को तत्काल सहयोग भी मिल सकेगा और ऐसे में ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। तो हम लोगों ने काफ़ी उसमें पेशेंट बाय पेशेंट हमने करा। 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक जितने पेशेंट रेफर हुए थे, तो अराउंड 13,000 से ऊपर पेशेंट के हमारे यहाँ इन पेशेंट मतलब जो आए थे, और उसमें से हमारी जो रेफरल रेट था वो 0.047% आया था। बट ये एक और डेटे को बेटर करने के लिए हमने बोला है कि प्रेगनेंसी के कितने बच्चे आप डिलीवर करते हो, कितने रेफर करते हो, तो इस लेवल पे हमें डेटा हर CHC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल से चाहिए होगा। बेस हॉस्पिटल के पास ये डेटा था कि उन्होंने 224 के ऊपर डिलीवरी करी थी और 5 ही सिर्फ केसेस रेफर हुए थे, विच इज। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।